नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल योगेंद्र सरजमना में बहुत बहुत स्वागत, वंदन और अभिनंदन है। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के सेशन की, क्योंकि हमारे सामने लहरों को फाइल की दरकार नहीं होती, हौसला बुलंद हो तो कोई दीवार नहीं होती। जलते हुए चिराग ने आधियों से ये कहा, उजाला देने वालों की कभी हार नहीं होती। और हम सभी भाइयों को ऐसे ही तथ्यों की तलाश है जिससे हम अपने माता पिता के सपनों को पूरा कर सकें, क्योंकि हमें उनकी फिक्र को फक्र में जो बदलना है। तो चलिए आगाज़ करते हैं और देखते हैं क्या है खास। भाइयों, ये जो हमारी क्लास है वह एमपी बोर्ड क्लास 10th की सामाजिक विज्ञान के पार्ट फर्स्ट भूगोल के चैप्टर 3 जल संसाधन से संबंधित है, जो क्लास 10th के लिए रामबाण साबित होगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं, पर उससे पहले आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश कि कई जीत बाकी है, कई हार बाकी है, अभी तो ज़िंदगी का सार बाकी है। यहाँ से चले हैं नई मंजिल के लिए, यह तो एक पन्ना था, अभी तो पूरी किताब बाकी है। बिल्कुल सही बात है भाइयों, जो हमारे इरादे हैं उनके सामने हार कुछ भी नहीं है, इसलिए हमें इन हारों से डरना नहीं है, अपने इरादों को मजबूत करते हुए आगे बढ़ते रहना है, क्योंकि ज़िंदगी में हार और जीत का सिलसिला तो चलता रहेगा। तो दोस्तों चलिए हम अपने टॉपिक पर आते हैं और वीडियो को शुरुआत करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम जल संसाधन से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे, इसलिए आपके एग्ज़ाम के हिसाब से यह वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए हुए शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और दोस्तों में शेयर ज़रूर करिएगा, तथा कमेंट सेक्शन में अपनी राय भी अवश्य दीजिएगा कि आखिर आपको हमारी वीडियो कैसे लगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, जिसमें हमारा पहला प्रश्न इस प्रकार से है कि जल दुर्लभता क्या है और इसके कारण क्या हैं। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों हम देख लेते हैं जल दुर्लभता। दुर्लभता का मतलब है दोस्तों कि किसी भी वस्तु का हमें कम मात्रा में मिलना ही क्या है, दुर्लभता है। तो यहाँ पे हमें कौन सी वस्तु कम मात्रा में मिल रही है, जल। ठीक है, तो जल के जो है तो विशाल भंडार उपलब्ध हैं हमारी पृथ्वी पर, क्योंकि जो है तो पृथ्वी के लगभग जो है तो 70% भाग पर जो है तो जल है, एवं 30% भाग पर जो है तो स्थल भाग है। तो इतना विशाल मात्रा में होने के बावजूद भी जो है तो जल की हमें कमी महसूस होती है। ठीक है, और उसी कमी को जो है तो हम जल दुर्लभता कहते हैं, अर्थात जल की कमी का अनुभव करना ही क्या है, जल दुर्लभता है। और जल हमें कम मात्रा में उपलब्ध है, इसके कारण क्या हैं? इसके प्रमुख कारण हैं जैसे जल का अतिशोषण। जैसे क्या है कि कृषि, जनसंख्या बढ़ रही है, जिसकी वजह से जो है तो कृषि का जो क्षेत्र है उसको भी बढ़ाया जा रहा है, तो वहाँ पे जो है तो जल का अधिक से अधिक मात्रा में उपयोग किया जा रहा है, जिसकी वजह से जल का जो है तो हमें कमी महसूस होती है। उसके बाद है अनुचित प्रबंध। प्रबंध का मतलब होता है दोस्तों व्यवस्था, जो जल की जो व्यवस्था है वह सही तरीके से नहीं हो पा रही है दोस्तों। ठीक है, जल की जो व्यवस्था है उसका जो है तो जल का जो हम प्रयोग करते हैं वह अनुचित तरीके से करते हैं, बिना किसी योजना के हम जल का प्रयोग कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो है तो जल जो है तो हमें जल का जो है तो संकट नज़र आ रहा है। ठीक है, जल की दुर्लभता सामने आ रही है जिसकी वजह से। ठीक है, हमारा जो तीसरा है वह है समाज के विभिन्न वर्गों में जल का समान वितरण है, मतलब समाज के हर एक वर्गों को समान रूप से जो है तो जल का उपयोग करने का अधिकार दिया गया है। ठीक है, हमारा जो चौथा है वो है औद्योगिकीकरण एवं नगरीकरण। औद्योगिकीकरण की अगर हम बात करें दोस्तों, तो मतलब कारण से यहाँ मतलब होता है दोस्तों कि किसी चीज़ का जो है तो बढ़ जाना। ठीक है, कारण से मतलब होता है बढ़ जाना। ठीक है, बढ़ जाना। जैसे मान लेते हैं कि अगर नगरीकरण की बात करें तो नगरीकरण में जो है तो क्या होता है कि नगर का बढ़ जाना ही नगरीकरण है। औद्योगिकीकरण यानी कि उद्योगों का बढ़ जाना ही जो है तो औद्योगिकीकरण है। तो जैसे जो उद्योग हैं, ठीक है, जो कि जो है तो राष्ट्रीय आय का या राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण स्रोत होते हैं उद्योग, उनकी ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में जो है तो स्थापना हो जाए, वही है औद्योगिकीकरण। तो उद्योगों में जो है तो जल का ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में उपयोग किया जाता है। ठीक है,
और नगरीकरण, नगर के बढ़ जाने से वहाँ भी जो है तो जल का ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में उपयोग किया जा रहा है, जिसके कारण जो है तो जल की हमें जो है तो दुर्लभता नज़र आती है। और दोस्तों, जो हमारे पृथ्वी पर जो जल है ना, वह जो है तो 100% में केवल 1% ऐसा जल है जो हमें पीने के लिए उपलब्ध है, क्योंकि बाकी सारा जल जो है 99%, 97% भाग जो है तो महासागरों में पाया जाता है, और 2% भाग जो है 97 जो है तो महासागरों में पाया जाता है, और 2% जो जल है वह जो है तो बर्फ़ बना हुआ है, बर्फ़ बन गया है। ठीक है, 2% भाग जो है तो बर्फ़ बन गया है, और केवल 1% भाग हमें पीने के लिए मिलता है। ठीक है, वो भी कौन सा वाला जल होता है? जो हमें वर्षा का जल होता है, जो ज़मीन के नीचे दरारों और सुराखों के माध्यम से सोख लिया जाता है, और ज़मीन के नीचे जो चट्टानों में उपस्थित है वह वाला जल, जिसको हम ट्यूबवेल के माध्यम से, हैंडपम्प के माध्यम से धरातल पर प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो वह केवल 1% ही जल होता है। ठीक है, उसके बाद जो है तो जल प्रदूषण। ठीक है, हमारे आसपास के पेड़ पौधे जो हैं वो नालियों में गिरकर जो है तो पानी में गिरकर उनकी पत्तियां जो है तो सड़ जाती हैं, जिसके कारण जल जो है तो प्रदूषित होता है। उसके अलावा जो है तो तालाबों में ले जाकर लोग पशुओं को जो है तो नहला देते हैं। ठीक है, वहीं पे कपड़े वगैरह धुल देते हैं, जिसके कारण जल जो है तो क्या है, प्रदूषित हो रहा है। तो इसी की वजह से जो है तो जल की हमें कमी नज़र आती है। जल की दुर्लभता का प्रमुख कारण यही है। ठीक है, उसके बाद हम देख लेते हैं, हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है वो है इस प्रकार से, बहुउद्देशीय परियोजनाएं क्या हैं? ठीक है, तो बहुउद्देशीय परियोजनाएं वह परियोजनाएं हैं जो एक साथ, ठीक है, अनेक उद्देश्यों को, हमारे जो उद्देश्य हैं उन उद्देश्यों को एक साथ अनेक उद्देश्यों को हमारे पूरा करती है। मतलब बहुउद्देशीय परियोजना एक ऐसी परियोजना है जो हमारे एक साथ कई उद्देश्यों को पूरा कर देती है। जैसे सिंचाई का कार्य कर देती है, बिजली के उत्पादन का कार्य कर देती है, बाढ़ पर नियंत्रण ला देती है, मत्स्य पालन करवा देती है तथा मृदा को संरक्षित करवा देती है। ठीक है, तो ये बहुउद्देशीय परियोजना है। ठीक है, जो मतलब एक साथ अनेक उद्देश्यों को पूरा करे, वही है बहुउद्देशीय परियोजनाएं। ठीक है, उसके बाद हमारा जो तीसरा क्वेश्चन है वो है वर्षा जल संग्रहण क्या है? ठीक है, तो वर्षा के जल को संग्रहित करना, एकत्रित करना। ठीक है, कोई डैम बना करके या बांध बना करके, ठीक है, या कुएं वगैरह खुदवा करके, या कोई जो है तो गड्ढा वगैरह बनवा करके वहाँ पे अगर हम जो है तो या कोई जो है तो भूतल पर जो है तो भूमिगत टैंक वगैरह बनवा कर जो है तो वहाँ हम वर्षा के जल को संग्रहित करें, वही है वर्षा जल संग्रहण। ठीक है, वर्षा के जल को भूमि पर जो है तो कुएं बनाकर, खेतों में बांध बनाकर, मेड़ बनाकर, गड्ढे बनाकर जो जल एकत्रित करने की क्रिया है ना, उसी को वर्षा जल संग्रहण कहते हैं। ठीक है, हमारा जो चौथा क्वेश्चन है वो इस प्रकार से है, वर्षा जल संग्रहण का महत्व क्या है? ठीक है, तो वर्षा जल संग्रहण से, क्योंकि वर्षा के जल को अगर हम संग्रहित करेंगे तो हमें जो है तो भविष्य में जब जल की कमी महसूस होगी तो हम वही वाले जल से क्या करेंगे, उस कमी को पूरा कर लेंगे। ठीक है, तो इसमें हम वर्षा जल संग्रहण का महत्व देख लेते हैं। जैसे वर्षा जल को संग्रहित करने से हमें भविष्य में जल की संकट की स्थिति में सहायता मिलेगी। अगर मान लेते हैं कि हमें जल की जो है तो संकट आ रहा है भविष्य में, तो हम यही जल से जो है तो उस संकट से मुक्ति पा लेंगे। ठीक है, और हमारा जो दूसरा है वो इस प्रकार से है, जल संसाधनों में जो है तो दबाव कम पड़ता है। जो जल के जो संसाधन हैं जैसे डैम हैं, ठीक है, बांध हैं, वहाँ पे जो है तो कम दबाव पड़ता है। ठीक है, जल को संग्रहित करने से। ठीक है, फिर तीसरा जो है तो जल को संग्रहित करने से भूमिगत जल को पुनः भरने में मदद मिलती है। जो भूमिगत जल है, अगर हम उनको जो है तो डैम बनाकर, टैंक बनाकर या बांध बनाकर हम वर्षा के जल को एकत्रित करेंगे तो वह जल कुछ ना कुछ जो है तो पृथ्वी के नीचे भी सोख करके जाएगा, क्योंकि वहाँ पे जल जो है तो लगातार भरा रहेगा, जिसकी वजह से कुछ ना कुछ तो सोखेगा ही। ठीक है, दरारों और सुराखों के माध्यम से पृथ्वी के नीचे तो जाएगा ही। ठीक है, तो वहाँ पे जा कर के जो है तो वह चट्टानों में एकत्रित हो जाता है और उपस्थित होता है। ठीक है, तो इस क्रिया को करने में जो है तो महत्वपूर्ण योगदान रहता है वर्षा जल संग्रहित करने से। ठीक है, उसके बाद जो है तो नेक्स्ट हम देख लेते,
उसके बाद हमारा जो चौथा है वर्षा जल संग्रहण से जो है तो क्या अपने को जो है तो लाभ है। तो वर्षा जल के संग्रहण का जो है तो जो देख लेते हैं यहाँ पे कि जब जल के सभी स्रोत सूख जाते हैं, ठीक है, जब जल के सभी स्रोत सूख जाएंगे, जल के स्रोत का मतलब होता है दोस्तों साधन। तो जल के जितने भी साधन हैं जैसे नहर है, तालाब है, कुआं है, ये जब सारी चीज़ें सूख जाएंगी ना, तो वहाँ पे अगर हम वर्षा के जल को अगर एकत्रित करके रखे हुए हैं, ठीक है, तो वो जो है तो हमारे इस समस्या का समाधान करेगा, ठीक है, और विश्वसनीय स्रोत भी बन जाता है वर्षा जल संग्रहण, ठीक है। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है, वो इस प्रकार से है कि जल संसाधन के स्रोत क्या हैं। दोस्तों संसाधन का मतलब होता है कोई एक वस्तु जो हमारी ज़रूरत को पूरा करे, उसे हम संसाधन कहते हैं, ठीक है। उसी प्रकार से जल भी एक संसाधन है जो हमारी ज़रूरत को पूरा कर रहा है, ठीक है। तो इसको हम देख लेते हैं। और स्रोत का मतलब होता है साधन। तो जल संसाधन के प्रमुख स्रोत कौन कौन से हैं। तो पहला है पृष्ठीय जल। पृष्ठीय का मतलब होता है दोस्तों धरातलीय जल, जो हमको धरातल में मिलता है, जैसे नदियों के रूप में जो मिल जाए, तालाब के रूप में जो मिल जाए, झीलों के रूप में जो मिल जाए, ठीक है, और छोटे बड़े जलाशयों के रूप में जो मिल जाए, उसी को पृष्ठीय जल कहते हैं, ठीक है। और दूसरा जो है तो जल संसाधन का जो दूसरा प्रमुख स्रोत है वो है भौम या भूमिगत जल। भूमिगत जल क्या होता है दोस्तों, जो हमें जो है तो ज़मीन के नीचे प्राप्त होता है, दरारों सुराखों के माध्यम से जो जाता है और चट्टानों में उपस्थित होता है, उसी को हम भूमिगत जल कहते हैं, ठीक है। उसी क्या कहते हैं, भूमिगत जल कहते हैं, क्योंकि वर्षा का बहुत सारा जल जो है तो दरारों सुराखों के माध्यम से जो है तो सोख लिया जाता है पृथ्वी के द्वारा, और वही सोख लिया जाने वाला जल जो भौम या भूमिगत जल कहलाता है। यह जल धरातल के नीचे चट्टानों में संग्रहित होता है, जिसे ट्यूबवेल या हैंड पंपों के माध्यम से जो है तो हम क्या करते हैं, धरातल पर ऊपर लाते हैं, और उसके जो है तो हम पीने योग्य, जो कि हमारे पीने योग्य जल होता है, ठीक है। नेक्स्ट है महासागरीय जल, ठीक है। महासागरीय जल क्या होता है दोस्तों, तो महासागर में पाए जाने वाले जल को ही महासागरीय जल कहते हैं। महासागर वह होता है जहाँ पे कई सारी नदियाँ जो है तो आकर मिलती हैं, मतलब नदियों का वह जो है तो संगम स्थल होता है, क्या, महासागर, ठीक है। यहाँ जो है तो जल का बहुत बड़ा भाग जो है तो वो पूरा खारा होता है, क्योंकि नदियाँ अपने साथ क्या है कि बहुत सारा कूड़ा कचरा बहा कर लाती हैं, जिसकी वजह से वो वहाँ पे जो है तो जमा कर देती हैं, इसीलिए वहाँ का जो जल होता है वह खारा होता है, ठीक है। जल संसाधन का जो है तो मानव जीवन में महत्व। जल संसाधन का मानव जीवन में क्या महत्व रहा है वो चीज़ देख लेते हैं। संसाधन क्या है, कोई एक वस्तु है, ठीक है। यहाँ पे संसाधन हम देख लेते हैं कि कोई एक वस्तु है जो हमारी ज़रूरत को पूरा करती है। उसी प्रकार से जल भी एक संसाधन है जो हमारे ज़रूरत को पूरा करता है, ठीक है। तो मानव जीवन में जो है तो क्या महत्व रहा ये चीज़ देखना है। तो संसाधन कोई एक वस्तु है जो हमारी ज़रूरत को पूरा करती है, उसी प्रकार जिस प्रकार जल हमारी ज़रूरत को पूरा कर रहा है, ठीक है। तो हमारी ज़रूरत को पूरा करता है जल, इसका हमारे दैनिक जीवन में बहुत महत्व रहा है, क्योंकि यह एक मूल्यवान संपदा है जो मानव की आवश्यकताओं को पूरा करता है, तथा संपूर्ण कृषि उपज जल पर ही तो निर्भर है। विद्युत बनाई जाती है जल से, मछली पालन किया जाता है जल से, परिवहन भी किया जाता है जल के द्वारा, ठीक है। उसके अलावा जो है तो पीने के लिए, भोजन के लिए, साफ सफाई करने के लिए जो है तो जल का उपयोग किया जाता है, तथा पृथ्वी पर जो है तो जीवन का प्रमुख आधार जल ही है, और मनुष्य के शरीर में जो है तो 70% जल पाया जाता है। इस प्रकार से जल का मानव जीवन में विशेष महत्व रहा है, ठीक है। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है, जो वो इस प्रकार से है, बांधों के मुख्य उपयोग क्या है, ठीक है। बांध जो बनाए जाते हैं जहाँ पे जो है तो जल को एकत्रित किया जाता है, तो उसका उपयोग क्या है। तो बांध का उपयोग हम सिंचाई के लिए करते हैं, उद्योगों के निर्माण, उद्योगों के जो है तो विकास हेतु किया जाता है। उद्योगों के लिए जल की पूर्ति जो है तो बांधों से ही होती है, ठीक है। तो हम पहले जो देख लेते हैं सिंचाई, ठीक है। तो बांध का उपयोग कहाँ किया जाता है, सिंचाई के लिए किया जाता है सबसे ज़्यादा, क्योंकि 1 केजी गेहूं के उत्पादन में लगभग जो है तो 1500 लीटर पानी की आवश्यकता होती है, जिसकी पूर्ति बांधों के द्वारा ही की जा सकती है। इस तरह से बांध कृषि फसलों की सिंचाई के लिए महत्वपूर्ण योगदान देते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा जो दूसरा है योगदान,
बांध का वो है उद्योग के क्षेत्र में। ठीक है, उद्योगों को संचालित करने में पानी की बहुत ज़्यादा मात्रा में आवश्यकता होती है, जिसकी पूर्ति बांधों के द्वारा ही की जा सकती है। ठीक है, बांध भरे जल का 4% जल के द्वारा उद्योगों द्वारा प्रयोग किया जाता है। मतलब बांध में जितना जल भरा हुआ है उसका 4% जल जो है तो उद्योगों द्वारा उपयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए जैसे एक मोटर कार तैयार करनी है तो उसमें लगभग 1 लाख लीटर पानी की आवश्यकता होती है, जो कि हमें बांध से ही पूर्ति होती है। ठीक है, हमारा जो है तो बांधों का जो तीसरा उपयोग है वो बिजली के उत्पादन में किया जाता है। ठीक है, बिजली बनाने में बांध में भरा हुआ जो जल है वह बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारी मात्रा में पानी जो है तो काफ़ी ऊंचाई से टरबाइन पर गिराया जाता है, जिसकी वजह से बिजली का उत्पादन होता है। ठीक है, अगर इतना पानी नहीं होगा तो बिजली का उत्पादन नहीं हो पाएगा। ठीक है, लगभग बांध में जितना जल भरा हुआ है ना उसका 3.6% भाग जो है तो बिजली के उत्पादन में यूज किया जाता है उस पानी का। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो है तो मनोरंजन देख लेते हैं। ठीक है, बांधों का महत्वपूर्ण योगदान कहाँ रहा है? मनोरंजन के क्षेत्र में भी रहा है। ठीक है, बांध का महत्वपूर्ण योगदान रहा क्योंकि मनोरंजन के लिए बांध के आसपास जो है तो तालाब बनाए जाते हैं, स्विमिंग पूल बनाए जाते हैं, जल क्रीड़ा स्थल बनाए जाते हैं, जो मनोरंजन के प्रमुख क्या होते हैं? साधन होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बांध का जो है तो महत्वपूर्ण योगदान देख लेते हैं। मछली के उत्पादन में भी होता है। ठीक है, क्योंकि मछली को पालने में बांधों का महत्वपूर्ण योगदान रहा, क्योंकि बांध में जो जल होता है वह अलवणीय होता है, मतलब वह खारापन नहीं होता है। जबकि अगर महासागर की बात करें तो वहाँ का जल पूरा जो है तो क्या है? लवणीय होता है। ठीक है, और अलवण होने के कारण जो है तो मछली का बहुत अच्छे तरीके से जो है तो पालन पोषण और विकास हो जाता है। ठीक है, और अच्छी तरीके से वहाँ से मछली का उत्पादन किया जा सकता है। उसके बाद हम देख लेते हैं हमारा जो क्वेश्चन नंबर 8 है वो है कुछ पर्यावरणीय आंदोलन बहुउद्देशीय परियोजनाओं का विरोध कर रहे हैं, क्यों? ठीक है, क्यों कर रहे हैं? तो पर्यावरणीय आंदोलन जो हैं तो वो 2 हैं, जैसे नर्मदा बचाओ आंदोलन और टिहरी बांध आंदोलन। और यही 2 आंदोलन हैं जो बहुउद्देशीय परियोजनाओं का विरोध कर रहे हैं। और वो विरोध इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो यहाँ पे जो जनसंख्या है ना उसको जो है तो इन बहुउद्देशीय परियोजनाओं से कोई लाभ नहीं होता है। अगर लाभ होता भी है तो बड़े बड़े उद्योगपतियों को होता है, जागीरदारों को होता है, और इनको जो है तो कुर्बानी देनी पड़ती है अपने ज़मीन की, अपने आवास की, और वहाँ से जो है तो इनको उठ करके वहाँ से उछल करके एक स्थान से दूसरे स्थान जाना पड़ता है, जिसकी वजह से ये लोग पर्यावरणीय आंदोलन का सहारा लेकर बहुउद्देशीय परियोजनाओं का विरोध करते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे 2 आंदोलन थे, जैसे नर्मदा बचाओ आंदोलन, टिहरी बांध आंदोलन, जो बहुउद्देशीय परियोजनाओं का विरोध कर रहे हैं। और विरोध का प्रमुख कारण है जो स्थानीय समुदाय हैं उनके बड़े स्तर का विस्थापन होता है, क्योंकि बहुउद्देशीय परियोजनाओं संचालित होने के कारण समुदाय के लोगों का एक स्थान से दूसरे स्थान विस्थापन हो जाता है। इसीलिए लोग पर्यावरण आंदोलन का सहयोग लेकर उनका विरोध करते हैं, क्योंकि बांध के निर्माण से होने से वहाँ के लोगों को जो है तो अपनी आजीविका, अपनी ज़मीन और अपने संसाधनों का कुर्बानी देनी पड़ती है। इस तरह से बहुउद्देशीय परियोजनाओं को लागू होने से स्थानीय लोगों को कोई लाभ नहीं मिलता है। अगर लाभ मिलता भी है तो ज़मींदारों को, बड़े किसानों को और बड़े उद्योगपतियों को। इसलिए सामाजिक संगठन पर्यावरणीय जो है तो आंदोलन का जो है तो सहयोग लेकर के और इनका जो है तो क्या करते हैं? विरोध करते हैं। ठीक है, बहुउद्देशीय परियोजनाओं का विरोध करते हैं। हमारा जो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है वो है 9। ठीक है, भारत में कृषि ने किस तरह जल संकट को गहरा किया है? जल संकट की जो कमी है, जल की जो कमी है उसे महसूस करवाया है। ठीक है, भारतीय कृषि ने जो है तो जल का संकट को महसूस करवाया है, इसलिए क्योंकि भारत में दिन प्रतिदिन जनसंख्या बढ़ रही है और बढ़ रही है जनसंख्या, जिसकी वजह से वहाँ पे जो है तो कृषि का दायरा भी जो है तो बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से वहाँ पे जो सिंचाई का काम है वह ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में प्रतिवर्ष बढ़ाया ही जा रहा है। ठीक है, जिसकी वजह से जो है तो जल का संकट सामने आया है। मतलब उसका हम जो है तो क्या किए हैं? अतिशोषण किए हैं, अधिक से ज़्यादा मात्रा में हम उपयोग किए हैं सिंचाई के लिए। ठीक है,
जल का, जिसकी वजह से जो है तो जल संकट गहराया है। ठीक है, दूसरा देख लेते हैं कि जो अगर हम जो हाइब्रिड बीजों का जो प्रयोग करते हैं, ठीक है, और परंपरागत बीजों का प्रयोग नहीं करते हैं, हाइब्रिड बीजों का प्रयोग करते हैं, तो उसको जो है तो सिंचाई के लिए ज़्यादा मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है। ठीक है, जैसे कि मान लेते हैं कि 3 पानी 4 पानी लगाना पड़ता है गेहूं में, जो हाइब्रिड वाला बीज होता है। तो इस तरह से जो है तो कहीं ना कहीं जल की कमी हमें महसूस होती है। ठीक है, और तीसरा जो है तो व्यवसायीकरण यानी व्यापारीकरण को जो है तो क्या हुआ है कि मतलब जो कृषि है उसको व्यापार बना लिया गया है, उसको आज बिजनेस बना लिया गया है, जिसकी वजह से जो है तो ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में लोग कृषि करते हैं, और जिसके कारण जो है तो सिंचाई भी करनी पड़ती है। उसकी वजह से हमें जो है तो जल का संकट गहराया हुआ देखने को मिलता है। ठीक है, उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा जो 10 है, वो इस प्रकार से है होता है। जल चक्र का मतलब होता है दोस्तों, चक्र का मतलब होता है घूमना या गोल 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 घूमना, और चक्र जल का मतलब होता है जल चक्र, जल का मतलब पानी, तो पानी का गोल गोल घूमना, जल का गोल गोल घूमना ही क्या है, जल चक्र है। ठीक है, तो उसके द्वारा जो है तो जल का नवीकरण सुनिश्चित होता है, क्योंकि जल चक्र में जल जो होता है ना वह सदैव गतिशील रहता है, हमेशा जो है तो चलता रहता है। इसीलिए जल का सबसे पहले धरातल पर वाष्पीकरण होता है, फिर उसके बाद जो है तो वायुमंडल में जाकर उसका संघनन होता है, और फिर उसके बाद जो है तो बारिश होती है, फिर वहीं से जो है तो वर्षा के जल का धरातल पर जो है तो आता है, फिर वाष्पीकरण होता है, और फिर जो है तो संघनन होता है, और फिर जो है तो बारिश होती है। यही है जल चक्र। ठीक है, इस प्रकार से यह जल चक्र बन जाता है, और यही जल चक्र के कारण नवीकरण तथा पुनर्भरण होता है। तो इस प्रकार से दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और दोस्तों में शेयर ज़रूर करिएगा, तथा अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दें, एंड बेल आइकन भी प्रेस कर दें, ताकि हमारी नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले मिले। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।